तो है गाइस, कैसे हो आप लोग। सो स्टार्ट टू ऑरिजिन लैंड के एपिसोड नंबर 376 में आप सभी का स्वागत है। तो फिलहाल मैं 2 दिन तक एपिसोड्स इसलिए नहीं आए क्योंकि मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ही बिगड़ चुकी थी। फिलहाल मैं ठीक ठाक हूँ, मतलब चैप्टर्स आराम से रिलीज कर सकता हूँ। तो चलो चैप्टर्स पे आते हैं। तो जैसा कि अभी तक हमने पिछले एपिसोड में देखा, अब देखो ये 2 चैप्टर्स होने वाले हैं, एक परसों वाले एक कल वाले, और आज राइटर ने छुट्टी ले रखी है। तो फिलहाल 2 ही चैप्टर्स है और जो दोनों इसी में मर्ज करके बनाई जा रही हैं। वीडियो लंबी होगी पर देख लेना, आपको ही मज़ा आएगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लू फेंग अपने ह्यूमन लाइफ डेड डॉग को क्रिएट कर रहा था और लू फेंग ने अपने ह्यूमन लाइफ डेड डॉग को क्रिएट भी कर दिया था, जिसके बाद दिखाया जाता है कि लू फेंग अपने एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन में ही चला गया था। उसकी डॉग एक अलग ही एग्जिस्टेंस बन चुकी थी और वो अपने आप को एक अलग ही एग्जिस्टेंस महसूस भी कर पा रहा था। उसकी फंडामेंटल हर एक चीज चेंज हो चुकी थी। लू फेंग अपने ही खुद के डॉग से वहाँ के स्पेस टाइम के रिपल्स को अप्रोच कर रहा था, उसको महसूस कर पाता है। और वहाँ पर लू फेंग बैठकर कल्टीवेट कर रहा था, मतलब ऐसे ही बैठकर सोच रहा था कि क्या करना चाहिए। लेकिन उसी वक्त वहाँ पे स्पेस में हलचल होने लग जाती है और वहाँ पर स्पेस टाइम के अंदर एक थ्रेट सा महसूस होता है, जो कि लू फेंग बड़ी आराम से महसूस कर लेता है। अब यहाँ पर ये कोई और नहीं, लॉर्ड जिंग मैंग होते हैं लू फेंग से मिलने के लिए। पास्ट में जब लॉर्ड जिंग मैंग लू फेंग से मिलने के लिए आए होते हैं तो लू फेंग उनकी ऑरा को डिटेक्ट भी नहीं कर पाया होता है, लेकिन फिलहाल में लू फेंग क्लियरली सेंस कर पाया था कि कोई उसके पास आ चुका है, क्योंकि दोनों अब सेम लेवल के एग्जिस्टेंस बन चुके हैं। लू फेंग ऑफिशियली लॉर्ड बन चुका है, एक ओवरलैड की कैटेगरी में लू फेंग ऑलरेडी आ चुका है। बस उसे अपनी पावर्स को और स्टेबलाइज करनी है और उसको थोड़ी मोड़ी कल्टिवेशन की टाइम चाहिए ताकि वो अपने आप को और अपर लेवल में ले जा सके। जिसके साथ लॉर्ड जिंगमैन अपने लू फेंग से कहते हैं, लू फेंग तुम तो जानते ही होंगे कि कुछ फ्यू इपोज में हमारे साथ क्या हो चुका है। हमारे प्रैक्टिशनर्स के 1/6 फैक्शंस अपने टेरिटरी को लॉस्ट कर चुकी हैं। काउंटलेस ऑरिजिन वर्ल्ड्स, बिलियंस ऑफ ऑर्डिनरी वर्ल्ड्स, वो सभी तबाह हो चुके हैं और कई सारे प्रैक्टिशनर्स ख़त्म हो चुके हैं। जिसके बाद वो और कहते हैं कि हमारे अंदर कई सारे लॉर्ड्स हैं जो कि इनेट ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स को उनकी कीमत को चुकाने चाहते हैं। उन्हें वो दिखाना चाहते हैं कि आखिरकार खोना किसे कहते हैं। सब लोग बदला लेना चाहते हैं। क्या तुम सोच सकते हो कि आखिरकार 1/6 टेरिटरी कितना ज़्यादा होता है, उन्होंने कितने लोगों को मारा है और हम तो उसे काउंट भी नहीं कर सकते हैं। ऑफकोर्स प्रैक्टिशनर फैक्शंस के 1/6 टेरिटरी को ख़त्म कर देना ये नंबर बहुत बड़ी होती हैं। और वो आगे कहते हैं कि हमारे अंदर 7 लॉर्ड्स हैं जो कि 72 ह्यूमन एंसेस्टर से अपने मेन कॉम्बैट क्लोन से फाइट कर रहे हैं। फिर से वो लू फेंग से कहते हैं कि अभी के फिलहाल बाहर की दुनिया तुम्हारे लॉर्ड बनने के बारे में नहीं जानती है। वो नहीं जानती कि हमारे प्रैक्टिशनर फैक्शंस में 8 लॉर्ड का इमर्जेंस हो चुका है और तुम्हें भी इस चीज़ को सीक्रेट रखना चाहिए। जितने भी क्लोन्स तुम्हारे ऑरिजिन लैंड के बाहर हैं वो ब्रेक थ्रू नहीं कर पाए हैं, क्योंकि अगर वो ब्रेक थ्रू किए तो इनेट ह्यूमन लाइफ फॉर्म फैक्शंस को पता चल जाएगा कि एक और लॉर्ड जन्म ले चुका है। मतलब यहाँ पे जो लू फेंग का ब्रेक थ्रू हुआ है वो सिर्फ ऑरिजिन लैंड के वाले ही मेन बॉडी में हुआ है। बाकी के जितने क्लोन्स जो कि लू फेंग के ऑरिजिन यूनिवर्स में हैं या फिर ऑरिजिन कॉन्टिनेंट में या फिर डार्क होली रेलम में हैं, वो सभी ब्रेक थ्रू नहीं किए हैं। लू फेंग को जानबूझकर सप्रेस कराया गया ताकि किसी को पता ना चले, जिसके साथ यहाँ पे वो और बताने लगते हैं। अब ये ऑरिजिन लैंड एक स्पेशल था इसलिए यहाँ पे किसी को पता नहीं चला था, वरना लू फेंग के सारे क्लोन्स आराम से ब्रेक थ्रू कर जाते हैं। लॉर्ड जिंगमिंग आगे कहते हैं कि ऑरिजिन लैंड हमारे प्रैक्टिशनर फैक्शंस का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फाइनल होल है। लॉर्ड्स ने अपने काउंटलेस इफोर्ट्स लगा के इन सब को बचाया है और इसे बनाया है ताकि हम ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट कर सके। तो लू फेंग रिप्लाई करते हुए कहता है, मैं समझ गया, मैं भी इस चीज़ को हिडन रखूंगा। अब यहाँ पे लू फेंग एक हिडन ब्लेड की तरह यूज़ किया जाएगा जो कि ह्यूमन एंसेस्टर को उस ब्लडी प्राइस का कीमत चुकाने के लिए होगी। अगर लू फेंग यहाँ पे एक्सपोज हो जाता तो यार हर एक एंसेस्टर अपने गार्ड पे आ जाता। जब तक लू फेंग एकदम से डिवास्टेटिंग ब्लो देगा और किसी एक आध 2 ह्यूमन एंसेस्टर को भी मारने में कामयाब हो जाएगा तो ये उनके लिए बहुत बड़ी बात होगी। लू फेंग यहाँ पे इंतजार कर रहा था। लॉर्ड जिंगमिंग उससे कहते हैं कि देखो तुम अपने ब्रेक थ्रू पे फोकस करो, हम लोग बाकी आगे चलकर बात करेंगे। जिसके साथ लू फेंग अपने क्वाइट से चैम्बर में बैठा था और लू फेंग के जितने भी क्लोन्स थे वहाँ पर वो सभी खत्म हो जाते हैं। वहाँ पे लू फेंग सबको ब्रेक थ्रू नहीं करवाता। लू फेंग अपने आप को उसी चैम्बर के अंदर एंडलेस एनर्जी के साथ
टॉरेंट करना शुरू करता है, उसे एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। ऑरिजिन लैंड की एनर्जी रिजर्व्स काफ़ी ज़्यादा थी, मतलब बहुत ज़्यादा थी। और यहाँ पे एक सिंगल ब्रेथ वर्ल्ड क्लास ह्यूमन लाइफ फॉर्म के परफेक्शन फॉर्म जितनी की जा सकती थी। मतलब लूफिंग एक सिंगल ब्रेथ में एक वर्ल्ड क्लास ह्यूमन लाइफ फॉर्म की जितनी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा होता। मतलब देख रहे हो कितनी ज़्यादा गैप होती एक लॉर्ड और एक वर्ल्ड क्लास लेवल में, जिसके साथ लूफिंग वहाँ पे एब्जॉर्ब करने लगता है और उसे पता चलता है कि वो यहाँ की 90% पावर्स को एब्जॉर्ब कर सकता है। 10% और फैक्शंस के लिए थी, 90% लॉर्ड्स के लिए ही रखे गए थे। लूफिंग चाहे जितनी चाहे उतनी मर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है। और इस मोमेंट पे लूफिंग अपने उसी चैम्बर के अंदर मौजूद था और वहाँ पर वो अपने ऑरिजिन कोर्स को देख रहा था। और लगभग लूफिंग के अंदर मिलियंस ऑफ कोर्स मौजूद थे और प्रिसाइजली देखा जाए तो वो 108 मिलियन कोर्स होते हैं। मतलब बहुत ही ज़्यादा होते। शुरुआत में 200 ही कोर्स थे, लेकिन ब्रेक थ्रू के बाद लूफिंग के टोटल 108 मिलियन कोर्स हो चुके होते हैं और वो एक किसी ग्रैंड स्टार फॉर्मेशन की तरह काम कर रहे थे और एकजुट होकर काम कर रहे थे। लूफिंग अपने फिजिकल बॉडी के अंदर की कोर्स को देखता है। बूम, वहाँ पे पावर्स ऑफ ऑरिजिन लैंड सर्च करना शुरू करती हैं और उन सारे 108 मिलियन ऑरिजिन कोर्स के अंदर भरना शुरू हो जाती है किसी पावर्स की तरह। लूफिंग अपने आप को उससे नॉरिफाई करने लगता है, नॉरिश करना शुरू करता है। सारी की सारी एनर्जी लूफिंग के कोर्स के अंदर बिना के लिमिट के अंदर जाने लगती है। मतलब कि जितना चाहे उसके अंदर डाल दो। उसी के साथ वहाँ पे दिखाया जाता है कि वो सभी बढ़ने लगते हैं। बिलियंस ऑफ ऑरिजिन कोर्स हो चुके थे। लूफिंग के पूरे फ्लेश ब्लड्स उन सब में स्प्रेड होना शुरू हो जाते हैं। लूफिंग की पावर्स को और बढ़ाने लगती है और लूफिंग का जो बॉडी था वो एक शेप लेना शुरू करता है, जो कि वही अपना लूफिंग का लेजेंडरी ह्यूमन फॉर्म के शेप में होता है। उसके स्किन, उसके सीन्स, उसके बोन्स, फ्लेश, वो सभी काउंटलेस ब्लड कलर वेन से पेनिट्रेट होना शुरू हो जाते हैं। वहाँ पर लूफिंग की एक अलग ही बॉडी बन जाती है, जिसके ऊपर वही स्टार टावर के रेड स्केल्स जड़े हुए थे। वहां पर लूफिंग अपने आप को स्टार टावर जैसा ही समझ रहा था। कह सकते हो कि स्टार टावर ह्यूमन फॉर्म में आ चुकी थी। लूफिंग समझ चुका था कि उसकी जो डिफेंस है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुकी है, लेकिन उसे शुरुआत में एक और चीज़ पता थी कि ये डिफेंस मीनिंगलेस है। सरफेस पे से क्या हुआ जब तक इनर बॉडी स्ट्रांग हो ना, क्योंकि जब लूफिंग लॉर्ड लेवल पे था तो उसे पता था कि अभी के फिलहाल मुझे इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों पे काम करना होगा, वरना मेरी इंटरनल वीकनेस बढ़ गई तो यार मैं बाहर का सेल में क्या ही करूँगा, मेरी बॉडी तबाह हो जाएगी, तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। जिसके साथ लूफिंग वहाँ पे और अपने आप को मिस्टीरियसली परफेक्ट करना शुरू करता है। उसने अपने आप के फिजिकल बॉडी सिस्टम को भी बढ़ाना शुरू कर दिया था और ब्लड कलर वेन्स उसकी बॉडी पे आने लगती हैं। इसी के साथ वहाँ पे कई सारे फॉर्म्स बदलने लगते हैं। लूफिंग की पूरी बॉडी ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाती है। लूफिंग कहता है कि मेरे ह्यूमन लाइफ डाइट डाउ के अकॉर्डिंग जितने भी डीप एज जुड़े हैं उसके अंदर ब्लड जा रहे हैं और उनके कलर्स भी अपने आप चेंज होने लगेंगी मेरी वेन सिस्टम के मुताबिक। मेरी स्किन सेंस ये सभी डिफेंसिव पावर्स स्टार टावर की जितनी होल्ड करती है, जो कि नियरली इनडिस्ट्रक्टिबल है। स्टार टावर के स्किल्स के बारे में आप लोग जानते हो कि वो एक इनडिस्ट्रक्टिबल है। सारे लॉर्ड्स मिलकर भी इतने टाइम के बाद भी उन स्किल्स को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते, तो ऑफ कोर्स लूफिंग भी इनडिस्ट्रक्टिबल है। लूफिंग को कोई भी डिस्ट्रॉय कर ही नहीं सकता। वहाँ पर लूफिंग की सारी बॉडी में वो इक्वली फैली थी, जिसकी वजह से लूफिंग के ऊपर कोई वीकनेस होती नहीं है। जिसके साथ लूफिंग एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा था तो उसकी पूरी की पूरी बॉडी एक्सपैंड होना शुरू हो जाती है, उसकी बॉडी बड़ी होने लगती है, जिसकी वजह से लूफिंग को अपने स्पिरिचुअल विल कॉन्शियसनेस सिस्टम से उसको कंट्रोल करना पड़ता है। उसकी बॉडी बड़ी होती है और बड़ी होती हैं, यहाँ तक कि और बड़ी होना शुरू हो जाती है। लूफिंग इनलेसली उन एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है, अपने कोलोसल फिजिकल फॉर्म को कन्वर्ट करने लगता है। ये चैम्बर बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था, उसकी बॉडी इतनी बड़ी हो चुकी थी कि लूफिंग उसमें खड़ा भी नहीं हो सकता था। ये चैम्बर आपने शुरुआत में देखा कि कितनी बड़ी है, मतलब ये अपनी ही एक अलग दुनिया है, लेकिन लूफिंग की बॉडी इतनी बड़ी हो गई थी कि लूफिंग अपने आप को खड़ा भी नहीं करवा सकता था। वो सिर्फ महज अपने पैरों को क्रॉस करके बैठा था और पूरे के पूरे स्पेस को भर चुका था। लूफिंग को अपने बॉडी को कंप्रेस करना पड़ता है, लेकिन रियलिटी में वो और बढ़ रहा था। मतलब अपने बॉडी को कंप्रेस करता जा रहा था, लेकिन उसकी एनर्जी इतनी ज़्यादा थी कि वो बढ़ता ही जा रहा था। मतलब एंडलेस
कंटिन्यूस प्रोसेस हो रही थी और इस मोमेंट पे जितने भी 7 लॉर्ड्स थे ऑरिजिन लैंड में वो सभी लू फेंग को ही देख रहे थे कि आखिरकार वो कैसे कैसे कर रहा था और वो लू फेंग की फाइनल ब्रेक थ्रू पे कर रहा था, उन पे नज़र बनाए रखी थी। देखो यहाँ पे ब्रेक थ्रू कई बार दिखाया गया है, लू फेंग ने अलग अलग प्रोसेस में ब्रेक थ्रू किया है। लू फेंग कह सकता हूँ कि अभी तक पूरी उतनी पावरफुल लॉर्ड नहीं बन चुका है, उसे और भी चीज़ ब्रेक थ्रू करनी होगी। जैसे टेक्निक्स में अभी लू फेंग किसी भी लॉर्ड लेवल की टेक्निक्स को नहीं जानता और उसे अभी फाइट करने भेज दो एंचेस्टर लेवल से तो लू फेंग नहीं फाइट कर सकता, क्योंकि अभी लू फेंग को थोड़ा टाइम चाहिए। जिसके साथ वो सभी लू फेंग को देख रहे थे, जिसमें से लॉर्ड जिम देख कर कहते हैं कि वो तो अभी भी अपने मैक्सिमम लिमिट के बावजूद भी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, उसकी बॉडी तो ऑलरेडी मुझसे ज़्यादा सरपास कर चुकी है, उसकी बॉडी मुझसे ज़्यादा पावरफुल हो चुकी है। तो युवान इस्माइल के साथ कहते हैं कि हम तुमने सही कहा, वैसे भी उसकी लाइफ एंड डेड डाउ वो तो ह्यूमन लाइफ एंड डेड डाउ से बिलोंग करती हैं। हम लोग ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि उसकी बॉडी हम सबसे भी ज़्यादा सरपास करेगी और वो वू लैंड की ही कंपेयर हो सकती है। इन सभी 7 लॉर्ड्स के अंदर वू लैंड की ही बॉडी सबसे बड़ी थी, जो कि अपने फाइट के दौरान इन सबको प्रोटेक्ट किया करती थी। अब लॉर्ड मिंग हुआ काफ़ी ज़्यादा शौक होता है और कहते हैं कि क्या उसकी बॉडी वू लैंड की पावर होगी, लेकिन उसकी बॉडी वो तो काफ़ी ज़्यादा मैसिव थी। अब यहाँ पे लॉर्ड वू लैंड की बॉडी एक पूरे के पूरे ऑरिजिन लैंड की जितनी बड़ी थी, जो कि ऑरिजिन लैंड कितनी बड़ी है ये भी हमें अच्छे से नहीं बताया गया है। आप लोग समझ सकते हैं कि ऑरिजिन यूनिवर्स तो ट्रिलियंस ऑफ क्वाड्रिलियंस ऑफ किलोमीटर है, ऑरिजिन कॉन्टिनेंट की बात करें तो कुछ ज़्यादा ही बड़ी है, ऑरिजिन वर्ल्ड की बात करें तो उसकी बात ही छोड़ दो, वो तो इसका अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता है। और यहाँ पर इसी कारण लॉर्ड वू लैंड को एक डिफेंसिव फॉर्मेशंस की तरह देखा जाता है। अब टिपिकली ऑरिजिन वर्ल्ड की जो मोस्ट ऑफ द स्पेसेस थी वो खाली रहा करती थी, लेकिन लॉर्ड वू लैंड की बॉडी एक अल्ट्रा मैसिव मटेरियल फॉर्म में रहा करती थी और उनकी सब्सटेंस वो लॉर्ड लेवल की इंडिस्ट्रक्टिबल बॉडीज़ को किया करती थी और काफ़ी ज़्यादा टफ भी थी, जो कि किसी भी ऑरिजिन वर्ल्ड्स के पावर को सरपास कर देती हैं। इन्फिनाइट ह्यूमन स्पेस में एक लॉर्ड वू लैंड की बॉडी को उसके ऊपर इंजरीज ला पाना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। अगर यहाँ पे 70+ ह्यूमन एंसेस्टर भी उस पर अटैक करे तो यार वो सिर्फ उसको रोक कर रख सकते, उसको कम्प्लीटली खत्म नहीं कर सकते हैं। मतलब अंदाजा इस बात से लगा लो कि वू लैंड पे 72 ह्यूमन एंसेस्टर लेवल के बेंग अटैक भी करेंगे तो उसको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएंगे, बस उसे बांध कर एक जगह रखने की ही पावर्स को वो पोजेस कर सकते हैं। इतनी टेरिफाइंग वू लैंड की बॉडी थी, क्योंकि किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो वहाँ पर वू लैंड की बॉडी को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करे, क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही बड़ी थी। इन्फिनाइट ह्यूमन स्पेस में ऐसा नहीं है कि अपने वू लैंड के पास ही ऐसी डिफेंसिव कैपेबिलिटीज़ हैं, ऐसे कई सारे एग्जिस्टेंस हैं जिनके पास और भी एबनॉर्मल डिफेंसिव कैपेबिलिटीज़ हैं। और मुझे नहीं लगता कि अभी के फिलहाल में अभी इन सारे मसले को ख़त्म करने के बाद लू फेंग की स्टोरी यहीं पे ख़त्म होने वाली है। मुझे लगता है कि ये स्टोरी काफ़ी लंबी जाएगी और ओवरलॉर्ड्स के आगे भी और भी कल्टिवेशंस लेवल हो सकते हैं, वो तो आपको अभी पता चल जाए क्योंकि इसमें कुछ ऐसा ही बताया गया है। इसके साथ यहाँ पर हमें बताया जाता है कि कुछ तो ऐसे थे जो कि लॉर्ड वू लैंड की कैपेबिलिटीज़ को भी सरपास करते हैं। जैसे ह्यूमन एंसेस्टर लेवल बीइंग को देख लो, जिसे प्राइमोडियल कहा जाता है। उसकी बॉडी एक स्फेरिकल एंटिटी की जितनी है, जिसके पास अपनी इन्फिनाइट ह्यूमन स्पेस की पाइनिकल ऑफ डिफेंसिव डॉ की पावर थी। मतलब उसकी बॉडी पाइनिकल लेवल तक जा चुकी थी, उसको डिस्ट्रॉय करना अपने वू लैंड से भी ज़्यादा मुश्किल होता है। ऑफकोर्स बोथ लॉर्ड वू लैंड और प्राइमोडियल एंसेस्टर उनके पास एक वीकनेस थी। वीकनेस क्या थी? तो उनकी बॉडी बड़ी तो थी, जो कि उनके डिफेंसिव कैपेबिलिटीज़ को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देती थी, लेकिन उनकी वीकनेस ये थी कि डिफेंसिव कैपेबिलिटीज़ बढ़ने के साथ उनकी जो ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज़ थी, मतलब अटैक करने की कैपेबिलिटीज़ थी, वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती हैं। उनकी मेथड्स अपने पीयर्स में आती थी, लेकिन यार वो अपने एनिमी पे उतना पावरफुल अटैक करके उसको डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते हैं। मतलब एक हुआ कि तुम मारते मारते थक जाओगे, वो नहीं मरेगा, लेकिन वू लैंड तुमको मारते मारते थक जाएगा, लेकिन तुम नहीं मरोगे। इसी बात से अंदाजा लगा लो कि ऐसा ही है। इसके साथ लू फेंग फिलहाल में अभी और भी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा था, जहाँ पे इस चीज़ को देखकर लॉर्ड नाइगो भी कहते हैं कि उसने जो एनर्जी एब्जॉर्ब की है उसने तो मुझे भी सरपास कर दिया है। और यहाँ पर वो कहते हैं कि वो तो मेरे 1/10 पार्ट तक आ चुका है। और लॉर्ड वू लैंड भी हैरान हो जाता है, क्योंकि उसकी सबसे ज़्यादा मैसिव बॉडी होती है, तो लू फेंग ने उसके 1/10 जितनी पार्ट को एनर्जी को एब्जॉर्ब करके अपनी बॉडी को इतनी बड़ी कर दी होती है। और वो भी लू फेंग की तरफ देखने लगते हैं
हैं लू फेंग की बॉडी बड़ी होने लगती है, स्वेलिंग होने लगती है, मतलब कह सकते हो उसकी बॉडी फूल रही होती है और लू फेंग काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, जिसके साथ उसकी पावर्स बढ़ने लगती हैं। 7 लॉर्ड्स लू फेंग पे नज़र बनाए हुए रखते हैं ताकि वो देख सके कि लू फेंग कितना ज़्यादा पावरफुल होता है। लेकिन देखते ही देखते लॉर्ड वुलन के वो 50% टोटल एनर्जी रिजर्व पर आ जाता है, मतलब पहले 10% पे था, लेकिन लू फेंग देखते ही देखते 50% उसकी टोटल एनर्जी जितनी बॉडी को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसको देखकर लॉर्ड वुलन शॉक हो जाता है। जिसको देखकर लॉर्ड जिन कहता है कि यार ये तो कुछ ज़्यादा ही, और फिर देखते देखते लू फेंग ने 80% को ग्रैप्स कर लिया होता है, जिसको देखकर सभी हैरान हो जाते हैं और युवान भी हैरान होते हुए कहते हैं कि आखिर ये पॉसिबल कैसे है, ये तो वुलन की टक्कर जितनी है और वो अभी भी रुक नहीं रहा है, वो और भी आगे बढ़ता जा रहा है। और बताया जाता है कि लू फेंग ने वुलन को ऑलरेडी सरपास कर दिया होता है कुछ मार्जिन से, लेकिन लू फेंग यहीं पर नहीं रुकता। अब ये देखकर तो लॉर्ड जिन में भी हैरान हो जाता है, वो लू फेंग की तरफ मतलब लॉर्ड जिंगमिंग की तरफ देखना शुरू करने लगता है और वो कहते कि लगता है कि हमारे पास एक और अनकिलेबल मॉन्स्टर हाथ लगने वाला है। प्रीवियसली लॉर्ड वुलन अपनी पावर्स को यूज करके सबको प्रोटेक्ट किया करते थे, लेकिन यार यहाँ पे लू फेंग अपनी पावर्स को और बढ़ा रहा था, एब्जॉर्ब कर रहा था। उन्हें एक चीज पता चल जाती है कि लू फेंग की जितनी एनर्जी एब्जॉर्प्शन है उससे ये साफ लगता है कि लू फेंग अभी और भी जाएगा। लेकिन यहाँ पर बाकी के दूसरे लॉर्ड कहते हैं, जैसे कि लॉर्ड नायगू को दिखाया जाता है और लॉर्ड मोमेंट को, जो कहते हैं कि जितनी ज़्यादा सर्वाइवेबिलिटी की स्ट्रॉन्गर फिट होगी उतनी वीकर ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज़ होगी। मतलब वो ये अंदाज़ा लगा रहे थे कि लू फेंग अपनी बॉडीज़ को तो बड़ा कर रहा है, लेकिन लू फेंग की ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज़ वो कम हो जाएगी। मतलब ये कह रहे थे कि लू फेंग सिर्फ सर्वाइव कर पाएगा, किसी को मारने के उतने पावरफुल नहीं हो पाएगा। तो बाकी के अदर लॉर्ड्स भी एग्री करते हैं, लेकिन हमें और आपको अच्छे से पता है कि लू फेंग अपनी बॉडी को तो बढ़ा रहा है, लेकिन उसकी डिस्ट्रक्टिव पावर और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होने वाली होगी। हमें ये हैरान नहीं होगी कि अगर लू फेंग वहाँ पे जाते ही एक ही अटैक में किसी एंचेस्टर लेवल बेइंग को मार डाले। वैसे ऐसा तो होना मुमकिन नहीं है, लेकिन हाँ 10-20 अटैक्स या फिर कुछ 100,000 अटैक्स तो लगेंगे ही एक एंचेस्टर लेवल को मारने के लिए। लेकिन अगर एक अटैक में किसी एंचेस्टर लेवल को मार डाला तो ये कुछ ज़्यादा ही शॉकिंग चीज़ें हो जाएगी, जिसके साथ वो सभी चीज़ें देखने लगती हैं। अब यहाँ पे ऐसा इसलिए था क्योंकि जितने भी लॉर्ड्स थे वो इन्फिनाइट ह्यूमन स्पेस के हाईएस्ट लेवल डॉग को पोजेस करते थे और उनके बीच का जो गैप है वो ज़्यादा नहीं होता। मतलब लॉर्ड से तो ऐसा नहीं कि एक लॉर्ड इतना ज़्यादा पावरफुल है कि दूसरे लॉर्ड को सप्रेस करके रख लें। सब लॉर्ड की अपनी अपनी अलग स्पेशलिटीज होती है। जैसे लॉर्ड वुलन की बात कर लो, वो कुछ ज़्यादा ही टेरिफाइंग ड्यूरेबल होता है। लॉर्ड जिन और मोमेंट को देख लो, वो कुछ ज़्यादा ही लीथल अटैक करते हैं। वहीं पे युवान को देख लो, वो कुछ ज़्यादा ही भयंकर फॉर्मेशंस बनाते हैं। सबकी कैपेबिलिटीज़ मिलाकर एक अलग ही पावर्स बनाती हैं और सबकी पावर्स एक साथ मिल जाती हैं तो उनकी पावर्स कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। युवान अपने लार्ज स्केल बैटल में मोस्ट क्रिटिकल रोल अदा करते हैं, तभी उनकी वजह से आज तक वो बची आ रही थी। अब युवान सोचते हैं कि इसका जो पाथ है वो लाइफ के तौर ज़्यादा झुका हुआ है। लाइफ बेस्ड डॉग होते हैं, उनके पास उतनी ज़्यादा ऑफेंसिव एबिलिटीज़ नहीं होती, लेकिन हाँ होती हैं, वो काफ़ी ज़्यादा इन्फीरियर होते हैं। मतलब वो कहना चाहता है कि लू फेंग के पास कैपेबिलिटीज़ तो है मारने की, लेकिन वो थोड़ा सा इन्फीरियर होता है। जिसके साथ लॉर्ड जिंगमिंग कहता है कि लू फेंग ने ब्रेक थ्रू किया है फोर्स के साथ और वो अभी भी इसको अनरिफाइंड किया है, अभी उसको रिफाइन करने में टाइम लगेगा। बाद में हम लोग देखेंगे कि आखिरकार वो अपने वीकनेस को कैसे कंपनसेट करता है। तो बाकी के लॉर्ड्स भी एग्री करते हैं। लू फेंग भले ही ब्रेक थ्रू कर चुका है, लेकिन ब्रेक थ्रू के बाद भी अपने पावर्स को चेंज किया जा सकता है दूसरे डॉग को सीखकर, और इसी बात पे दूसरे लोग एग्री कर रहे थे। अब यहाँ पे जो लोग फोर्स से ब्रेक थ्रू करते हैं उनकी पोटेंशियल बाकी के सबसे कुछ ज़्यादा ही होती हैं। जिसके साथ युवान कहते हैं कि एक बार उसने ब्रेक थ्रू कर लिया तो हम उससे काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स देंगे और डिसाइड करेंगे कि आखिरकार वो हमारे साथ किस तरह से कोऑपरेट करेगा। तो लॉर्ड जिन भी कहते हैं कि हाँ तुमने सही कहा, लेकिन फिलहाल में वो लू फेंग कुछ ज़्यादा ही एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, वो अभी भी नहीं रुक रहा है। और जितने भी लॉर्ड्स थे वो सब लू फेंग की तरफ ही देखने लगते हैं। अब देखो जितने भी लॉर्ड्स थे उसके अंदर जो लॉर्ड मोमेंट होते हैं उनकी एनर्जी रिजर्व सबसे कम होती है, जिसके साथ वहाँ पे लू फेंग एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा था। और फाइनली लॉर्ड वुलन देखते हैं कि फाइनली लू फेंग रुक रहा है, और जब लू फेंग रुकता है ना तो लू फेंग की एनर्जी लॉर्ड वुलन से ऑलरेडी
3 टाइम्स ज़्यादा हो चुकी थी। मतलब देख रहे हो लू फेंग की सर्वाइवेबिलिटी एबिलिटी कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। वो वू लैन से 3 गुना ज़्यादा एनर्जी को पोजेस कर रहा था, जो कि कुछ ज़्यादा ही होती है। और लॉर्ड वू लैन भी इस चीज़ को हैरान हो जाता है। और लॉर्ड मोमेंट कहते हैं कि इतनी मैसिव एनर्जी रिजर्व से तो मुझे लगता है कि एनिमीज अटैक करते करते थक जाएंगे, लेकिन ये उनके लिए इम्पॉसिबल होगा कि वो लू फेंग को मार भी सकते हैं। अगर यहाँ पे मेरे पास उसकी 1/10 भी एनर्जी होती तो कुछ बात ही अलग थी, क्योंकि मोमेंट के पास सबसे कम एनर्जी थी। तो अगर वो लू फेंग के 1/10 एनर्जी को भी पोजेस करते हैं तो वो लू फेंग मतलब वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं। वहीं पे बात करें तो ऐसे कई सारी चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पे अलग पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो लॉर्ड मोमेंट की जो ऑफेंसिव पावर्स थी वो कुछ ज़्यादा ही टेरिफाइंग थी, और वहाँ पे उसकी एबिलिटीज़ किसी भी ह्यूमन एंसेस्टर्स की एबिलिटी से मैच नहीं, उससे कुछ ज़्यादा ही ऊपर थी। मतलब जितनी छोटी बॉडी होगी उतना पावरफुल अटैक होगा, जितनी बड़ी बॉडी होगी उतना कम अटैक होगा। ये वो लोग सोच रहे हैं, लेकिन उनकी सोच बहुत ही जल्द बदलने वाली है। जिसके साथ हमें चैम्बर दिखाया जाता है केव के अंदर, जहाँ पे लू फेंग अपने नॉर्मल साइज में रिटर्न हो जाता है और उसके पावर कुछ ज़्यादा ही बढ़ चुकी थी, उसके अलग ही स्पेस टाइम क्रिएट हो चुकी थी। अब यहाँ पे हमें बताया जाता है कि लू फेंग अभी ओरिजिन वर्ल्ड कोर में था, तो वहाँ पे वैसा कुछ ज़्यादा चेंज नहीं होता, क्योंकि ओरिजिन वर्ल्ड के कोर में सुप्रीम लॉज थी जिसे कि लू फेंग भी चेंज नहीं कर सकता। इसलिए लू फेंग वहाँ के स्पेस में बिल्कुल स्टेबल खड़ा रहता है, जिसके साथ वहाँ पर वो अपनी कॉम्बैट क्लोन को देख पा रहा था। वो अपने वर्ल्ड क्लास ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स को एक ही झटके में खत्म कर सकता है। अब लू फेंग अपने 108 मिलियन कोर्स की तरफ देखता है, जो कि अपने लिमिट पे जा चुके थे, और उसे काफ़ी ज़्यादा खुशी होता है और कहता है फाइनली मैंने इसमें अपने एनर्जी को फुली एब्जॉर्ब कर दिया है। अब इसकी फिजिकल मैसिव बॉडी कुछ ज़्यादा ही होती है और उसने अपने आप को लिमिट तक ग्रो करा दिया था। उसकी 108 मिलियन ऑरिजिन कोर्स काफ़ी ज़्यादा एनर्जी को स्टोर करने की काबिल होती हैं, जिससे कि लू फेंग की बॉडी इतनी ज़्यादा बड़ी हो चुकी थी। और लू फेंग कहता है कि मेरी बॉडी कुछ ज़्यादा ही इनॉर्मस है, इसके अंदर एनर्जी जो है वो मेरे फिजिकल फॉर्म के 10 टाइम ज़्यादा भरी हुई है। मतलब लू फेंग अपने एनर्जी कोर्स के भी ज़्यादा भर चुका था एनर्जी को अपने कोर्स के अंदर, जिसके साथ लू फेंग अपने अंदर बिलियंस ऑफ ऑरिजिन कोर्स के डेंसिटी को भी देख पा रहा था, जो कि यहाँ पर उसके अंदर भरी हुई थी। लू फेंग कहता कि अगर मैंने अपनी बॉडी को पूरी तरीके से मैनिफेस्ट कर दिया तो मेरी साइज होम ऑरिजिन वर्ल्ड के 1/3 जितनी हो जाएगी, और लू फेंग की पूरी बॉडी स्टार टावर ब्लेड स्केल्स के जितनी ही ड्यूरेबल हो जाएगी, और हर एक मूवमेंट पे लू फेंग की जो पावर होगी वो कुछ ज़्यादा ही होगी। और लू फेंग का ये कंप्लीट ब्रेक थ्रू हो जाता है। मतलब फाइनली जाके लू फेंग ने अपना कंप्लीट ब्रेक थ्रू किया था, और वो कंप्लीट ब्रेक थ्रू करते ही एक लॉर्ड की फुल पावर्स को पोजेस करता है। लू फेंग ये सेंस कर पाता है कि उसकी जो पावर्स हैं उसमें वो मेयर ब्रेथ से, मतलब अपने सांस के बदौलत ही वो किसी वर्ल्ड क्लास ह्यूमन लाइफ फॉर्म को धूल में तब्दील कर सकता है। मतलब एक लॉर्ड और एक वर्ल्ड क्लास ह्यूमन लाइफ फॉर्म में इतनी बड़ी पावर्स का डिफरेंस होता है। लू फेंग कुछ ज़्यादा ही ओवर पावर हो चुका था। लू फेंग यहाँ पे अपने ही चीज़ों के बारे में बात करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पे लॉर्ड जिंगमेंग आते हैं और वो लू फेंग से कहते हैं लू फेंग ये सभी 7 लॉर्ड्स के डॉस के इनसाइट से जो कि मैं तुम्हें देने वाला हूँ, और साथ में ये ह्यूमन एंसेस्टर के इंटेलिजेंस से जो कि हमने फाइट करते समय सारी चीज़ें गैदर की हैं। चलो इन सब को स्टडी करो और अपनी खुद की कॉम्बैट टेक्निक बनाओ जो कि तुम्हें सूट करती हैं। अब यहाँ पे लू फेंग के माइंड में काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चली जाती हैं, जो कि लू फेंग आराम से इंस्टेंटली एब्जॉर्ब कर लेता है। और लू फेंग जैसे उसको एब्जॉर्ब करता है, लू फेंग को यह महसूस होता है कि जब से वो लॉर्ड बना है तो उसे अपने आप को बहुत ही जल्द बैटल फील्ड पर उतारना होगा, ताकि वो पूरे ह्यूमन एंसेस्टर से फाइट कर सके। और लू फेंग पे जो प्रेशर पहले था, मतलब वो ब्रेक थ्रू करने का, वो अभी कुछ ज़्यादा ही बढ़ चुका था। मतलब लू फेंग को लग रहा था कि लॉर्ड बन के मुझे शांति मिलेगी, और बाकी सबको भी यही लगता था कि लॉर्ड बनने के बाद तो यार मज़े ही मज़े होंगे। लेकिन यार लू फेंग को पता है ना कि भी उसके ऊपर कितना ज़्यादा बोझ आने वाला है, और वहाँ पर लू फेंग को ब्रेक थ्रू करना होगा जल्दी अपने टेक्निक्स में। तो फिलहाल में ये एपिसोड खत्म होता है, तो नेक्स्ट एपिसोड पे चलते हैं। तो जैसा कि अभी तक आपने देखा कि कैसे सब चीज़ हो चुका था, लू फेंग के माइंड में सारी इन्फॉर्मेशन आ चुकी थी और सभी लॉर्ड्स की कॉमन नॉलेज लू फेंग के अंदर आ चुकी थी। लू फेंग कहता है कि ये लॉर्ड लेवल केव मेरे लिए ऑलरेडी प्रिपेयर है। मतलब लू फेंग के ब्रेक थ्रू करने से पहले लू फेंग के लिए एक लॉर्ड लेवल की केव ऑलरेडी प्रिपेयर थी, क्योंकि लू फेंग जिस केव में रह रहा था वो उसलिए बनाई गई थी ताकि कोई ब्रेक थ्रू कर सके, लेकिन वही ब्रेक थ्रू कर सके जो कि अभी केज वर्ल्ड में ट्रैप हो। लेकिन लू फेंग ने ब्रेक थ्रू कर लिया था, तो अब वो उस छोटे मोटे केव में नहीं रह सकता, क्योंकि उसकी बॉडी इतनी बड़ी है कि वो केव में अटेगी नहीं। इसलिए लू फेंग के लिए एक अलग से लॉर्ड लेवल की केव को बनाई गई होती है। और लू फेंग को ऑरिजिन
लैंड के स्ट्रक्चर के बारे में भी पता चलता है, वहाँ के सीक्रेट एरिया के बारे में, उनकी फॉर्मेशन, कंपोजिशंस, एंट्री, एग्जिट, सारी चीज़ों के बारे में पता चल जाती हैं। लू फेंग के माइंड में सारी इन्फॉर्मेशंस आना शुरू होती हैं और वहाँ पे बताया जाता है कि हर एक केव के अंदर एक लॉर्ड बहुत ही बड़े एरियाज को ऑक्यूपाई करते हैं और हर एक लॉर्ड के पास अपनी अलग अलग केव होती हैं जहाँ से वो अपने हर एक चीज़ को कंसीडर करते हैं। लू फेंग की केव अभी फॉर्मेशंस नॉर्ड्स के पास से लोकेटेड थी और वहाँ पर लू फेंग रहकर अपने ऑरिजिन लैंड के फॉर्मेशंस को और भी ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा, जिसके साथ लू फेंग अपनी पावर्स को पूरे के पूरे ऑरिजिन लैंड में फैलाता है और वहाँ पे वो बाकी की 7 लॉर्ड्स के कॉन्टैक्ट के साथ आता है। साथ में 200 वर्ल्ड क्लास ह्यूमन बीइंग्स के साथ कॉन्टैक्ट में आता है, लगभग 80 मिलियन हाई लेवल ह्यूमन बीइंग्स और कुछ ऐसे प्रैक्टिशनर जो कि कैजुअल में ट्रैप हो चुके हैं, उन सबको आराम से महसूस कर पा रहा होता है। फिलहाल में लू फेंग के थॉट को सिर्फ 7 लॉर्ड से सेंस कर पाते, बाकी की जितने वर्ल्ड क्लास और हाई लेवल और कैजुअल के अंदर जो ट्रैप थे वो लू फेंग के बारे में पता भी नहीं लगा सकते कि लू फेंग उसको देख रहा है। जिसके साथ युवान काफ़ी ज़्यादा खुश होते हुए कहता है कि लू फेंग, तुम्हारे 8 लॉर्ड प्रैक्टिशनर फैक्शंस में बनने के लिए तुम्हारे काफ़ी ज़्यादा शुक्रिया अदा, कॉन्ग्रेचुलेशंस वो कहते हैं। जिसके साथ वो कहते हैं कि अब तुम आ चुके हैं तो वॉर की सिचुएशन रिवर्स हो जाएगी और पूरे के पूरे प्रैक्टिशनर फैक्शंस की किस्मत सिर्फ तुम्हारे बदौलत ही चेंज हो पाएगी और इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। अब वो कहते हैं कि लू फेंग, जल्दी से इन सारी इन्फॉर्मेशन को अपने आप से फैमिलियराइज कर लो और अपने लिए एक कॉम्बैट एबिलिटी, कॉम्बैट टेक्निक्स को बना लो। जिसके साथ लॉर्ड जिन भी कहते हैं कि जल्दी करो, इसके बाद हम लोग ये फैसला करेंगे कि आखिरकार हमें कैसे मिलजुल कर फाइट करनी है। अब यहाँ पे वो सभी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं और कहते हैं कि हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा लंबे अरसे से सप्रेस करके रखा गया है और जबकि तुम आ चुके हो तो अब हम उस पर काउंटर अटैक करेंगे। लॉर्ड वुलन भी खुश होते हुए कहते हैं, ब्रदर लू फेंग, लाइफ एनर्जी जो तुमने पोजेस की है वो मुझसे ज़्यादा भी है, मतलब वुलन की पावर से लू फेंग की पावर्स 3 गुना ज़्यादा होती हैं और पास्ट में ग्रुप बैटल के दौरान जो भी मेन अटैक्स थे उसे लॉर्ड वुलन पे ही सहना पड़ता था, मतलब बेचारे अकेले को ही पूरे डिफेंसिव एबिलिटीज़ पे देखना पड़ता था। हिनवा एंचेस्टर अपने हाईएस्ट पावर्स को यूज़ करते थे, उनके मेथड्स काफ़ी ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल थे और वो बेचारे वुलन पे बहुत ही बेरहमी से अटैक करके उसको मारा करते थे, जो कि वो सहा भी करता था, कर भी क्या सकता था। यहाँ तक कि युवान के फॉर्मेशंस के सपोर्ट के कारण भी लॉर्ड वुलन उनके मेजॉरिटी ऑफ अटैक्स को बड़ी मुश्किल से सह पाता था। लेकिन जबकि लू फेंग आ चुका है और उस पर उसकी पावर्स उससे भी ज़्यादा हो चुकी है तो उसके ऊपर जो प्रेशर थी वो घट चुकी है। वो कहेगा कि कोड़े मैं ही खाऊं, क्या तुम भी खा लो, मतलब यहाँ पे अटैक्स को मैं ही क्यों सहूँ, तुम ही अटैक्स तो सह सकते हो। लेकिन लू फेंग ऐसा थोड़ा ना है, लू फेंग अटैक्स सहना थोड़ा ना जानता है, वो घुस के मारेगा, वो घर में घुस के मारेगा, वो ह्यूमन बीइंग्स को दौड़ा कर मारेगा, मुझे पता है, आपको भी पता है। लेकिन यहाँ पे फिलहाल में लू फेंग आ चुका तो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और वुलन और लू फेंग आगे चलकर अच्छे से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। जिसके साथ लॉर्ड नाइगू काफ़ी ज़्यादा हाई स्पीड्स में कहते हैं, ब्रदर लू फेंग, कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम और वुलन के यहाँ पे रहते हुए हमारे प्रैक्टिशनर फैक्शंस को काफ़ी ज़्यादा आसानी मिलेगी, हमारी फ्रंट लाइन काफ़ी ज़्यादा सेफ हो जाएगी और तुम दोनों मिलकर ही पूरे के पूरे सिचुएशंस को स्टेबलाइज कर सकते हो। अब यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा सोच रहा था, मतलब उसे डर था कि यार हम लोग लॉस कर देंगे, मतलब उसे डरा हुआ था। लेकिन फिलहाल में वो काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक बात कर रहा था क्योंकि वुलन और साथ में लू फेंग की मिलके जो डिफेंसिव कैपेबिलिटीज आएगी वो कुछ ज़्यादा ही हो जाएगी, मतलब 3 टाइम्स इंटू 1 टाइम्स 4 टाइम्स हो जाएंगी, मतलब 3 + 1 टाइम्स होगी तो 4 टाइम्स हो जाएगी, तो उनकी पावर्स 4 गुना बढ़ जाएगी और साथ में 8 लॉर्ड्स को मिला दी जाए तो यार कुछ ज़्यादा ही उनकी डिफेंसिव एबिलिटी हो जाएगी। जिसके सब वो और भी बात करने लगते हैं। अब यहाँ पे वो सब बात करने लगते हैं और कुछ बकवास भी चीज़ें थी तो उसको स्किप करते हैं। अब यहाँ पे ये कॉमन सिचुएशंस आ चुकी थी। अब लॉर्ड नाइगू अपने कॉन्स्टेंट सेंस ऑफ डेंजर से काफ़ी ज़्यादा थक चुका था और वो स्टेबिलिटी चाहता था और जबकि लू फेंग आ चुका है तो उसके ज़िंदगी में थोड़ा सा आराम तो मिलेगा। अब लॉर्ड मोमेंट कहता है कि हम लोग तुम्हारी इंतजार कर रहे थे कब से, हम जानते थे कि तुम आओगे ही। अब यहाँ पे उन्हें पता था कि यहाँ पे लू फेंग ने जिस चीज़ को चूज़ किया है वो उसे फोर्सफुली ब्रेक थ्रू कराएगा और उसे सीयर फोर्स के साथ अपनी फोर्सफुली ब्रेक थ्रू के साथ उसकी पावर्स कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाएगी। मतलब यहाँ पर वो सब जानते थे कि लू फेंग अपने लाइफ डॉग को क्रिएट कर रहा था। इसके साथ लू फेंग उस अपने 7 कंपेनियन सिखाता कि ठीक है सब कोई, मैं अपने कॉम्बैट टेक्निक को स्टडी करने जा रहा हूँ। अब लू फेंग यहाँ पे ही जानता था कि फ्यूचर में ये जो 7 लॉर्ड्स है वो उसके सबसे मोस्ट ट्रस्टेड कंपेनियंस होने वाले इन्फिनाइट ह्यूमन स्पेस में, और ये सारे जितने भी पिलर्स हैं वो ह्यूमन प्रैक्टिशनर फैक्शंस को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए गए हुए हैं। अब भले ही उन साइनेट ह्यूमन लाइफ फॉर्म से इनका छुटकारा मिल जाए लेकिन बाकी के और भी ऐसे सिविलाइजेशंस हैं जो कि उनके ही जितनी पावरफुल हैं वो फिलहाल में
थोड़े कमजोर है, इसलिए वो ह्यूमन प्रैक्टिशनर फैक्शंस पे अटैक नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पे लू फेंग कह रहा है कि ये सातों मेरे इतने लॉयल सब ऑर्डिनेट मेरे विश्वास प्रिय होंगे, लेकिन यहाँ लू फेंग अपने मोरोसा को भूल गया, अपनी वाइफ को भूल गया। मतलब लू फेंग अपने सारे बंदों को भूल चुका है और पता नहीं मोरोसा बनने का क्या होगा, उसकी तो अलग ही कहानी चल रही है। जब से लू फेंग बाहर गया है ना ऑरिजिन कॉन्टिनेंट के, मोरोसा को यार खत्म कर दिया है। ऑरिजिन यूनिवर्स में मोरोसा को कुछ ज़्यादा ही चढ़ा बढ़ा कर दिखाया गया था। आशा करेगा लू फेंग से भी ज़्यादा पावरफुल था, लेकिन देखो मोरोसा तो अब कुछ भी नहीं है। मैं तो छोड़ रहा हूँ यार उम्मीद कि मोरोसा को ब्रेक थ्रू भी करने को मिलेगी। वो तो लू फेंग लॉर्ड बन चुका है तो कोई रास्ता निकालेगा, वरना राइटर मोरोसा को भूल चुका है, उसका ब्रेक थ्रू भी नहीं करवाया। उसको छोड़ो यार, मर जाएगा वो, ऐसे खत्म करने दो उसको कहानी। जिसके साथ लू फेंग अपने वॉस्ट केव में चला जाता है जो कि लॉर्ड के लिए बनाई गई होती है। ये केव ऑरिजिन यूनिवर्स की बहुत बड़े मैसिव लैंड को कवर की थी, मतलब उस टोटल एरिया के 1% एरियाज को कवर की हुई थी। और ये ऑरिजिन लैंड कुछ ज़्यादा ही बड़ी होती है और इस केव रेजिडेंस के अंदर कई सारे स्पेस टाइम फॉर्मेशंस लगे हुए थे जो कि उसको एक अलग ही दुनिया बनाती हैं। ये दुनिया एक अलग ही थी जिसके अंदर इन्फिनाइट एनर्जी थी, इन्फिनाइट बड़ी थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा बड़ी थी। जिसके साथ लू फेंग उस सेंटर में जाता है और बैठ जाता है और फर्स्ट टाइम वो अपने 7 लॉर्ड्स की जितने भी कॉम्बैट एबिलिटीज की वो अपने आप पे आजमाने लगता है। लू फेंग को अभी भी किसी एंसेस्टर लेवल्स के बेंग के साथ फाइट करने की एक्सपीरियंस नहीं थी, इसलिए लू फेंग को फिलहाल में बहुत ही अच्छे से स्टडी करना था, उसके बारे में समझना था कि आखिरकार वो कैसे फाइट करते हैं। अभी लू फेंग की जो करंट कॉम्प्रिहेंसिव स्पीड्स थी वो प्रोबेबली पिछली बार से कुछ ज़्यादा ही टेरिफाइंग हो चुकी थी और उसकी परसेप्शंस कुछ ज़्यादा ही थी। इसलिए लू फेंग एकदम से देखते हैं उन सारे के कॉम्बैट एबिलिटीज, कल्टिवेशन, एक्सपीरियंस सभी चीज़ें देख लिया था। वहाँ पर लू फेंग कहता है कि लॉर्ड जिन ने अपने डॉ ऑफ हिनवन डिस्ट्रक्शंस को बनाया था। अकॉर्डिंग टू डिस्क्रिप्शंस हिनवन डिस्ट्रक्शन उनकी 90% है, वही लाइफ 10% है। अब यहाँ पे 90% डिस्ट्रक्शन से और 10% लाइफ है। इसी वजह से लॉर्ड जिनकी पावर्स डिस्ट्रक्टिव मामले में काफ़ी ज़्यादा होती हैं। अब यहाँ पे सिर्फ डिस्ट्रक्शंस को 100% क्यों नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आपको अपनी लाइफ को बनाना है तो यहाँ पे डिस्ट्रक्शंस के साथ लाइफ का भी होना जरूरी है। अगर यहाँ पे किसी को ब्रेक थ्रू करना है किसी भी चीज़ में तो उसमें आपके पास लाइफ की पावर होनी चाहिए, चाहे वो कुछ परसेंट से क्यों ना हो। यहाँ पे 10% एक मिनिमम वैल्यू कह सकते हो। इसलिए 90% डिस्ट्रक्टिव पावर होती है और 10% लाइफ की पावर होती है। लाइफ की पावर होना एकदम से जरूरी है, ऐसा राइटर ने कहा गया है। और इसी के साथ लू फेंग अपने वर्ड सॉवरिंग ब्लेड को भी निकालता है और वो कहता है कि इसको भी मैंने एक्सचेंज किया था तो इसमें भी 90% डिस्ट्रक्शन थी, 10% लाइफ थी, मतलब इसमें भी लाइफ का होना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। उसी के साथ लू फेंग अपने हाथों के अंदर से वर्ड सेवरिंग ब्लेड को निकालता है। इसकी ब्लेड अब इस पर कोई भी प्रेशर नहीं डाल पा रही थी। जब लू फेंग केजुअल से ब्रेक थ्रू नहीं किया था तो लू फेंग उस वक्त इसको यूज़ करता तो लू फेंग के माइंड को वो खा ही जाती, लेकिन फिलहाल में लू फेंग के ऊपर कोई भी प्रेशर था ही नहीं। अब लू फेंग को यहाँ पे एहसास होता है कि लॉर्ड जिन की जो डॉ है वो सिमिलर है वर्ड सेवरिंग ब्लेड की और सोचने लगता है कि क्या उनके और वर्ड सेवरिंग ब्लेड के अंदर कोई कनेक्शन है, जिसके साथ लू फेंग उस वर्ड सेवरिंग ब्लेड को पकड़ता है जहाँ पे वो उसके अंदर के एंडलेस डिस्ट्रक्टिव पावर को महसूस कर पा रहा था। लू फेंग अपने करंट स्टूडेंट से उस पैलेस को देखने लगता है जहाँ पे वो कुछ ज़्यादा ही बड़ी थी। अब यहाँ आपने पिछली बार देखा था कि जब लू फेंग ने इसको पकड़ा था तो लू फेंग को एक अलग ही दुनिया दिखी थी जो कि कुछ ज़्यादा ही पावरफुल थी, जहाँ पे वर्ड सॉवरिंग ब्लेड के जैसे हजारों की संख्या में वेपन्स बन चुके थे। लू फेंग उसी अभी दुनिया को देख पा था जहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ वेपन्स को नर्चर किया गया था। हर एक के पास इनडिस्ट्रक्टिव की एबिलिटीज थी, वो इतनी ज़्यादा कैपेबल थी कि वो लॉर्ड वेपन्स जितनी बन सकती थी। मतलब लू फेंग के बाद जो वर्ड सॉवरिंग ब्लेड है उनकी पावर्स लॉर्ड के लिए हैं, वो लॉर्ड के लिए ही बनी गई हैं, मतलब कि और भी पावरफुल वेपन्स एग्जिस्ट करते हैं। ये तो सिर्फ नॉर्मल सा वेपन है जिसको कि लू फेंग ने एक्सचेंज किया था। लॉर्ड्स इतने ज़्यादा कैपेबल नहीं होंगे कि वो वहाँ के हाईएस्ट लेवल वाले वेपन्स को एक्सचेंज कर सके, ला सके, इसलिए फिलहाल भी वहाँ पे और भी मिस्टीरियस छिपी हुई होगी। लू फेंग कहता है कि वर्ड सेवरिंग ब्लेड ये जरूर बहुत सारे सीक्रेट्स को रखता है और लू फेंग यहाँ पे इसको कंफर्म भी कर देता है। और यहाँ पे लू फेंग कहता है कि ऐसी मिस्टीरियस प्लेस जहाँ पे ऐसे ऐसे वेपन्स बनते हैं तो इसके अंदर और भी सीक्रेट्स होंगे। जब वॉर खत्म होगी तो मैं जाऊँगा, मेरे पास जब समय होगा तो मैं उसको एक्सप्लोर करने के लिए जाऊँगा। लू फेंग अभी उन सारे मिस्टीरियस प्लेस के बारे में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है। उसे बिलीव था कि बाकी और लॉर्ड्स को इसके बारे में ज़रूर इंफॉर्मेशन होगी, लेकिन फिलहाल में वॉर है इसलिए कोई भी वहाँ पर नहीं गए होंगे। लू फेंग अपने आप को मेनली उन सारे इंटेलिजेंस पे
फोकस रखता है और बाकी के ह्यूमन एंसेस्टर्स के बारे में जानता है और सबके बारे में वो कॉमन नॉलेज ले लेता कि हाँ वो ऐसे ऐसे अटैक करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं। और लूफेंग उन सबको देखता है और सारी इन्फॉर्मेशन को पढ़ लेता है। अब यहाँ पे लूफेंग एक लॉर्ड था, तो लूफेंग आराम से इन्फिनाइट ह्यूमन स्पेस के अननोन सीक्रेट को परसीव कर पाता। लूफेंग सेंस कर पाता कि यहाँ पे बहुत सारे टेरिफाइंग और मिस्टीरियस प्लेस मौजूद है। वर्ल्ड सवरिंग ब्लेड की जगह के अलावा और भी ऐसी खतरनाक चीज़ें हैं जो कि लॉर्ड्स के लिए मतलब अपने लूफेंग के लिए भी खतरा पोजेस करती हैं। मतलब देख रहे हो कि यार लूफेंग की कल्टिवेशंस और भी आगे बढ़ेंगी। आपको समझ में तो आ रहा होगा क्योंकि अगर लूफेंग लॉर्ड बन चुका है, लूफेंग यहाँ का सबसे पावरफुल बैंक बन जाना चाहिए, तभी जाकर कुछ हो सकता है। लेकिन फिलहाल में लूफेंग अभी तक स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं बना है। लूफेंग को भी मार डालने वाली कुछ ऐसी मिस्टीरियस प्लेसेस हैं जो कि खत्म कर सकती है और लूफेंग वहाँ पर भी मारा जा सकता है। कंप्लीटली तो नहीं मारा लेकिन उसकी बॉडी डिस्ट्रॉय हो सकती है। तो समझ लो कि अभी लूफेंग की कल्टिवेशंस और भी आगे बढ़ेगी, एक ऐसे लेवल पे आएगी जहाँ पे लूफेंग ऑमनीपोटेंट हो जाएगा, ऑमनीप्रेजेंट और ऑमनीसिएंट हो जाएगा, जहाँ पे लूफेंग को कोई भी नहीं मार सकता, कोई हार्म भी नहीं कर सकता है। इसलिए लूफेंग कहता है फिलहाल में मुझे उसे वहाँ पे जाना होगा। लूफेंग को कुछ जगह के बारे में पता भी चल जाता है जो कि इन्फिनाइट वर्ल्ड की जैसी होती है, जैसे इन्फिनाइट सर्पेंट क्लेन का एक बर्थ प्लेस, वो भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होती हैं। ऐसी कई सारी दुनिया थी जहाँ पे इन्फिनाइट ह्यूमन स्पेसेस कॉन्स्टेंटली अपीयर हुआ करती थी, मतलब और भी खतरनाक फैक्शंस वहीं से जन्म लिया करते थे। इस ऑरिजिन लैंड के अंदर यहाँ पर मेनली प्रैक्टिशनर फैक्शंस के द्वारा ऑक्यूपाई किया गया है और भी मिस्टीरियस प्लेस है जो कि लूफेंग कहता कि मैं उसे बाहर में स्लोली एक्सप्लोर करूंगा। जिसके साथ लूफेंग कहता कि लॉर्ड वुलान की कल्टिवेटेड टेक्निक डॉ ऑफ ह्यूमन मैटर से हैं, लेकिन रियलिटी में उनकी भी 90% मैटर और 10% बाउंडलेस प्रोफाइंड मिस्ट्रीज कंबाइन की गई हैं, जिसमें कि प्योर मैटर उनकी डिफेंसिव कैपेबिलिटीज़ को बनाती है और बाकी के जितने भी और मैटर्स हैं, जितने की और भी डॉज हैं, तो उनके बाकी के एनर्जी कॉन्वर्जेशंस को बनाती है। और लॉर्ड वुलान की जजमेंट से यहाँ पर वो अपने अंदर बाउंडलेस प्रोफाउंड मिस्ट्रीज को इंटीग्रेट कर सकते हैं। उनकी मेथड्स काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल हैं, उतनी ज़्यादा रिजिड नहीं है। लूफेंग बाकी सब लॉर्ड्स की इन्फॉर्मेशन को देखने लगता है। बाकी की जितने भी इन्फॉर्मेशन लिखी थी लूफेंग को उसमें लॉर्ड वू और लॉर्ड वुलान डाओ की कंप्लीट लेगेसी मिलती है। लूफेंग कहता है कि इनकी इमिटेशंस इम्पॉसिबल हैं, इनकी अपनी डॉ एक अलग ही तरीके से बनाई गई थी और ये अपने आप को कुछ अलग ही तरीके से दर्शाते भी हैं। लॉर्ड मिंगम तो उनकी जो पावर्स थी वो 10% मतलब 80% ह्यूमन थंडर थी और 20% वाटर होती हैं। अब देखो वहाँ पे इसमें लाइफ क्यों नहीं है, क्योंकि लाइफ और डिस्ट्रक्शंस दो डाउ होते हैं जिसमें इन दोनों का कंबाइन होना जरूरी है। बाकी के अलग अलग डाउज हैं तो अलग अलग कंबाइन होती है। जैसे कि लॉर्ड मिंगम को देख लो तो उसमें थंडर और वाटर वो दोनों कंबाइन होकर अच्छे से काम करते हैं। अब 80% थंडर और 20% लाइफ, ये कहीं भी कोई अच्छा डाउ नहीं होता है। जैसे स्पेस के साथ टाइम वाली डाउ अच्छी परफेक्टली फिट होती हैं, वैसे ही डिस्ट्रक्शंस के साथ लाइफ वाली भी डाउ अच्छे से फिट होती हैं या फिर डेथ या लाइफ के डाउ से अच्छे से फिट होती हैं। तो यहाँ पर लॉर्ड मिंगयाओ के पास 80% थंडर और 20% वाटर होती हैं। सिर्फ लॉर्ड मोमैन ही होते हैं जिनकी अपनी पावर्स सबसे ज़्यादा प्योर होती हैं। उनकी डॉ ऑफ ह्यूमन वेव की जितनी होती हैं। और लूफेंग जब ये सब जानता है तो लूफेंग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि 8 लॉर्ड के अंदर लूफेंग के मिलाकर लॉर्ड मोमैन होते हैं, उनके पास एब्सोल्युटली प्योरिटी होती है, क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर सिर्फ एक सिंगल वेव होती है जो कि उसको इतना ज़्यादा पावरफुल बनाई थी और इसी कारण उनकी जो एनर्जी रिजर्व थी वो सबसे कम होती है। और लूफेंग कहता है ये कितना ही ज़्यादा इंसेन हो सकता है। लूफेंग लॉर्ड मोमैन की इन्फॉर्मेशन को पढ़ना शुरू करता है, जहाँ पे लूफेंग को पता चलता है कि लॉर्ड मोमैन वो पहले आदमी थे जो कि ऑरिजिन वर्ल्ड के अंदर अपने डॉ ऑफ फेट से ब्रेक थ्रू किए थे। मतलब उसने अपने सबसे भयंकर रास्ते को चूज किया था, डॉ ऑफ फेथ को। उनकी पावर्स इतनी ज़्यादा है कि वो अपने सिर्फ सिंपल वॉइस कमांड से काउंटलेस बेंग्स को सबमिट करवाने पे मजबूर कर सकते हैं। उनकी अपनी पावर्स अपने वेव पे जाती हैं जो कि ह्यूमन वेव होती है। मतलब यहाँ पे एक सिंगल दिखाया गया है, तो राइटर्स क्या कहना चाहते हैं, कभी 2 दिखाते कभी 1, तो वैसा चलता आता है। लेकिन फिलहाल में यहाँ पर इस बंदे ने सिर्फ एक सिंगल वेव को पोजेस किया था और इसकी पावर्स डॉ ऑफ फेथ में आती है। ये सी गॉड के फेथ के जैसे ही होती है। इसके साथ यहाँ पर वो देखने लगता है। अब लूफेंग नोटिस ये करता है कि लॉर्ड नायगू के डॉ जो है वो सीनियर युवान के डॉ के ही सिमिलर होती हैं। लॉर्ड नायगू अपने ह्यूमन ब्लड लाइन पाथ को फॉलो करते हैं, जिसमें कि ह्यूमन एंसेस्टर लेवल बिंग्स के ब्लड लाइन को एब्जॉर्ब करना पड़ता है। हर एक ह्यूमन एंसेस्टर ब्लड लाइन यूनिक होती हैं, उसको मास्टर करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। हर एक ब्लड लाइन के साथ लॉर्ड नायगू और भी स्ट्रॉन्गर
स्ट्रॉन्गर होते जाएंगे, मतलब कि उनकी कोई भी अपर लिमिट नहीं है। हमें पता चलता है कि लॉर्ड नाइगू जितने ज़्यादा ब्लड लाइन को एक्यूमुलेट करेंगे, जितने ज़्यादा उसको एब्जॉर्ब करेंगे, उसकी पावर्स उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाएगी। एक तरह से वो जितना ज़्यादा पढ़ेंगे वो उतना ज़्यादा आगे बढ़ेंगे, उनकी कोई भी लिमिट है नहीं। युवान की बात करें तो युवान की डॉ अपने हिनवन रूल ऑपरेशंस पे काम करती हैं। युवान जो पहला बंदा था जिसने कि अपने मोस्ट प्रैक्टिशनर फैक्शंस के अंदर जो डॉज मौजूद है उसको कॉम्प्रिहेंड किया था, और बताया जाता है कि उसने 9 डॉज को परफेक्टली मास्टर कर रखा था। वो एक सिस्टमेटिक फ्रेमवर्क के साथ रूल किया करते थे, जिसकी वजह से लॉर्ड वो बन पाया था। फिलहाल में जब कोई भी लॉर्ड नहीं था वहाँ पे इतना कहर बरस रहा था, तो एक भी ह्यूमन वंशस्टर की बॉडी नहीं थी और ना ही वर्ल्ड क्लास की बॉडी थी। तो बताओ युवान कैसे ब्रेक थ्रू करता है ह्यूमन ब्लड लाइन को स्टडी करके। तो युवान ने जो ब्रेक थ्रू किया था वो सिंपली डॉज को स्टडी करके किया था, और वो आगे चल के 9 डॉज पे मास्टरी हासिल कर लेता है, उस पर परफेक्शन चला जाता है, जिसकी वजह से वो इतना ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। उनकी फॉर्मेशंस के अंदर 9 डॉज भी होती हैं और इसलिए वो इतना अच्छे से बैटल में कंट्रीब्यूट कर पाते हैं। अब यहाँ पे सारे लॉर्ड्स की अपनी अलग अलग स्पेशलाइज थी, वहीं पे युवान ने मल्टीपल डॉज को साइमल्टेनियसली मास्टर कर रखा था। हर एक डॉज उनकी गॉड किंग के अल्टीमेट रियलम लेवल तक जा चुकी थी और कुछ तो उतने से भी ऊपर जा चुकी थी। युवान ने 25 डिफरेंट डॉज को कॉम्प्रिहेंड कर रखा था। मतलब यहाँ पे हमें शुरुआत में लगा था कि कुछ ही डॉज होंगे, लेकिन यहाँ पे पता चलता कि और भी डॉज हैं। 25 डिफरेंट ग्रेट डॉज को उन्होंने मास्टर कर रखा है। अब फेथ डॉ हो सकते हैं, रूरल डॉ हो सकते हैं, वेव डॉ हो सकते हैं, और भी डॉज तो हो ही सकते हैं। कुछ भी डॉज लिख दो, मतलब कुछ भी, पोटैटो डॉज, मैंगो डॉज, कुछ भी रख दो। और वहाँ पे मेनली 9 ग्रेट डॉज ही होते हैं जो कि ह्यूमन रूल ऑपरेशंस के परफेक्शंस में काम करते हैं, और तब आप एक लॉर्ड बन सकते हो, जिसके साथ लू फेंग बाकी सबको स्टडी करने लगता है। बकवास लिखी गई है तो इन सबको स्किप करते हुए सीधे मेन पॉइंट पे आते हैं। अब लू फेंग सारी इन्फॉर्मेशन देखना शुरू करता है लॉर्ड की, और लॉर्ड के बारे में उसे पता चलता है कि हाँ ये ऐसे ऐसे ब्रेक थ्रू किया है। जहाँ पे फाइनली लॉर्ड जिंगमैन की भी बारी आती है, लॉर्ड नाइगू और बाकी सबकी भी आती है, लेकिन वो सब थोड़ी बकवास है। जहाँ पे लॉर्ड जिंगमैन के बारे में आपको जानना जरूरी है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, उसकी काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल आने वाली है उसकी जो पावर्स है टाइम स्पेस की, कि वो कहीं भी प्रेजेंट होता है, हर एक टाइम लाइन में एग्जिस्ट करता है, तो ये कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी। और लू फेंग लॉर्ड जिंगमैन के बारे में देखने लगता है कि वो लॉर्ड नाइगू और बाकी से भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। और लू फेंग कहता है कि मुझसे पहले उसने फोर्सफुली ब्रेक थ्रू किया था, और लॉर्ड जिंगमैन दूसरे लॉर्ड्स के मुकाबले एक स्टेप आगे होते हैं। लू फेंग उनकी पूरी की पूरी लेगेसी के इन्फॉर्मेशंस को रिव्यू करना शुरू करता है, और लू फेंग को यह भी पता चलता है कि यार कोई अपने नेक्स्ट स्टेप भी ऊपर जा सकता है। फाइनली यहाँ पे हमें ये भी दिखा दिया गया कि कल्टिवेशंस इससे बजा ऊपर हैं, क्योंकि यहाँ पे दिखाया जाता है कि लॉर्ड जिंगमैन की जो पावर्स थी वो नेक्स्ट स्टेप ऊपर आ चुकी थी, और बाकी के जितने लॉर्ड्स थे वो भी हाफ स्टेप में ही अटके हुए होते हैं। और यहाँ पे अगर किसी की एबिलिटी सफिशिएंट होगी तो एक दूसरे डॉज को भी, ह्यूमन लेवल डॉग को कॉम्प्रिहेंड कर सकता है, जिससे कि उनकी स्ट्रेंथ और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी दूसरे ऑर्डिनरी लॉर्ड से। मतलब ये कहा जा रहा है कि लू फेंग अभी डिस्ट्रक्शंस एंड लाइफ को पोजेस किए हुए हैं, उससे अपने आप को ब्रेक थ्रू करवाया है। तो लू फेंग चाहेगा तो यहाँ पे स्पेस एंड टाइम को भी दूसरी ह्यूमन डॉज पे क्रिएट कर सकता है, लेकिन उसमें आपको कितना ज़्यादा टाइम लग जाएगा ये तो आपको खुद नहीं पता चलेगा। इसलिए फिलहाल में ऐसा लू फेंग सोच रहा था, और अभी इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। लू फेंग अपने लॉर्ड जिंगमैन के पाथ के बारे में सोचने लगता है और कहता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा एस्पिरेशंस की बातें हैं। अब लू फेंग ये जानता था कि उसकी जो कॉन्जिन्यूटिव स्पीड है, वो सोचने की क्षमता, कॉम्प्रिहेंशन और परसेप्शन वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, और अगर किसी सेकंड ह्यूमन लेवल डॉज को कॉम्प्रिहेंड करना है तो इसमें चांसेस 0 होते हैं। मतलब अगर लू फेंग किसी और डॉग को क्रिएट करने जाए तो लू फेंग अभी क्रिएट कर ही नहीं पाएगा, उसको काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने जाएगी, और प्रैक्टिकली इसमें 0 बताया गया है। और बाकी के लॉर्ड्स भी इसके बारे में जानते थे, लेकिन यार आखिरकार लॉर्ड जिंगमैन ने दूसरे डॉग्स को कैसे समझ लिया। अब यहाँ पे आप लोग ये भी कंफ्यूज होंगे कि युवान ने कैसे बाकी के डॉग्स को समझा। तो देखो युवान ब्रेक थ्रू करने से पहले ही बाकी के डॉग्स को कॉम्प्रिहेंड करना शुरू कर चुके थे, और बाकी सारे डॉग्स को यूज़ करके उन्होंने ब्रेक थ्रू किया था। तो ऑब्वियस सी बात है कि वो जब ब्रेक थ्रू करेंगे तो वो अपनी डॉग्स को भी लेवल अप करवा सकते हैं। वही लॉर्ड जिंगमैन की बात करें तो उनकी एक अलग ही केस होती है, उन्होंने ब्रेक थ्रू करने के बाद भी अपने आप को उस लेवल तक ले गए होते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें बताया जाता है कि कैजुअल से ब्रेक थ्रू करने से पहले अपने जो
लॉर्ड जिंगमिंग होते हैं उन्होंने टाइम डाओ को सेमी ह्यूमन लाइफ फॉर्म में ही ग्रैस्प कर लिया था। मतलब अपने सेमी ह्यूमन लाइफ फॉर्म में रहकर ही उन्होंने ह्यूमन स्पेस टाइम डाओ को कंप्रीहेंड कर रखा था। मतलब यहाँ पे आप डिफरेंस समझो कि उन्होंने सेमी ह्यूमन लाइफ फॉर्म मतलब कि वजह से ब्रेक थ्रू उस वक्त उसने नहीं किया था, लेकिन उस वक्त ही उसने ह्यूमन लेवल डॉ को कॉम्प्रीहेंड कर लिया था। मतलब इस लेवल में बंदे ब्रेक थ्रू कर जाते हैं, लेकिन ये बंदा अपने ब्रेक थ्रू करने से पहले ही ह्यूमन लेवल डॉज तक चला जाता है जो कि हाईएस्ट लेवल होती हैं। उस समय वो अपने आप को अभी भी ब्रेक थ्रू नहीं करवाया था और उसने अपने टाइम स्पेस को लिमिट करके रखा था, जिसकी वजह से उन्होंने अपने ह्यूमन स्पेस एंड टाइम को यूज़ किया अपने ब्रेक थ्रू करने के लिए और आगे चल के उसने और उसको बढ़ाया और फोर्सफुली 90% टाइम 90% स्पेस और 10% टाइम के साथ ब्रेक थ्रू किया होता है। और जब वो लॉर्ड बना था तो उसने अपने एग्जिस्टेंस को सेकेंड ह्यूमन स्पेस टाइम डॉ से लिंक कर दिया, जिसमें कि उन्होंने 70% टाइम और 30% स्पेस के साथ मर्ज किया। मतलब यहाँ पे किया क्या उन्होंने पहले ही उन्होंने की वजह से ब्रेक थ्रू करने से पहले 90% स्पेस और 10% टाइम को ग्रैस्प कर लिया था, लेकिन जब ब्रेक थ्रू कर गए तो उन्होंने अपने आप को एक दूसरा ह्यूमन लेवल डॉज को समझना शुरू किया और उस वक्त उन्होंने रिवर्स कर दिया। पहले 90% स्पेस थी तो इस बार सेकेंड ह्यूमन स्पेस टाइम कंप्रीहेंड करने के समय 70% टाइम हो जाती है और 10% उस वक्त टाइम थी तो 30% स्पेस हो जाती है। उन्होंने दो डॉज को क्रिएट कर दी जिसकी वजह से उनकी जो स्पेस और टाइम के ऊपर जो मास्टरी थी वो एक्सट्रीम लेवल तक चली जाती है और सिनर्जी एक बहुत ही एग्जिस्टेंट टेरिफाइंग एग्जिस्टेंस उन्हें बना देती है और वो किसी भी टाइम एंड स्पेस को आसानी से मैनिपुलेट कर सकते हैं और इसलिए उनकी पावर्स बाकी के अदर लॉर्ड से एक फुल टायर ऊपर होती हैं। ये बंदा ओमनी प्रेजेंट बन जाता है जो कि सारे टाइम में एग्जिस्ट करता है और इसे नहीं मारा जा सकता है, इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता है। मतलब मरेगा ही नहीं, चाहे कोई बाकी के दूसरे लॉर्ड्स किसी भी और तरीके से मारे जा सकते हैं, लेकिन ये अपना लॉर्ड जिंगमिंग मरेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे बाकी के लॉर्ड्स पावरफुल हैं जिनकी मेन कॉम्बैट क्लोन्स डिस्ट्रॉय की जा सकती है। यहाँ तक कि लॉर्ड वुलन की बॉडी पिन करके उसे ट्रैप की जा सकती है, लेकिन लॉर्ड जिंगमिंग उसे कभी भी नहीं मारा जा सकता है। चाहे वो अटैक कितना ही डिवास्टेटिंग क्यों ना हो, उनकी पावर्स कभी भी नहीं, वो कभी मरेंगे नहीं, क्योंकि उनकी क्लोन पास्ट में भी मौजूद होगी और फ्यूचर में भी मौजूद होगी। अब देखो इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि उन्होंने दो डॉज को क्रिएट किए। आपने कैसे देखा कि 90% स्पेस पे उसने कर रखा था, बाद में जब उसने सेकंड में अटेम्प्ट किया तो 70% टाइम को कंप्लीट कर लिया, जिसकी वजह से टाइम और स्पेस पे जो कंट्रोल उनका बना ना, उसकी वजह से उसे ओमनी प्रेजेंट बीइंग बना देता है और उसकी एग्जिस्टेंस ऐसी थी कि इसलिए सारे के सारे प्रैक्टिशनर फैक्शंस इतना सेफ महसूस करते हैं और बाकी के ह्यूमन लेवल्स के बीइंग्स उससे डरा करते थे। और वहाँ पे लू फेंग सोचने लगता है अब यहाँ पे लॉर्ड जिंगमैन के ही रहते हुए जितने भी बंदे थे, जितने भी ह्यूमन चेस्टर्स थे, फिलहाल में 600 वर्ल्ड क्लस्टर को ही तबाह कर पाए, वरना वो जिस लेवल से तबाह करते आ रहे हैं वो अभी तक 1000-2000 वर्ल्ड क्लस्टर्स को तबाह कर चुके होते हैं। और ये इसलिए डिफिकल्ट था क्योंकि लॉर्ड जिंगमैन ओमनी प्रेजेंस है, वो चारों तरफ मौजूद है। और इसलिए लू फेंग क्या था कि इसलिए मैं सोचूं कि युवान क्यों कहते हैं कि वो फर्स्ट लॉर्ड बनने के बावजूद भी लॉर्ड जिंग सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किए हैं। अब यहाँ पे युवान ही मॉडेस्ट है, क्योंकि जितने भी लॉर्ड का अभी तक ग्रोथ हुआ है अपने युवान का ही हाथ होता है। लू फेंग रिफ्लेक्ट करता है क्योंकि प्रिसाइसली जो फर्स्ट लॉर्ड इमर्ज हुआ था तो उसी ने काउंटलेस रिसोर्सेज सबको प्रोवाइड किए थे, उसी के बाद जाके सबको वर्ल्ड क्लास ह्यूमन लाइफ फॉर्म की बॉडी मिली, तभी जाके दूसरे लॉर्ड बने। मतलब ये कहो कि अपने युवान ही सबके करता धरता है, बिना किसी युवान के रहते हुए आखिरकार लॉर्ड जिंगमैन को एक वर्ल्ड क्लास ह्यूमन लाइफ फॉर्म कैसे मिल सकती थी, वो भी बिना किसी कैजुअल से ब्रेक थ्रू किए हुए। बिना युवान के लू फेंग के पास स्टार टावर कैसे आती और काउंटलेस ह्यूमन ब्लड लाइन्स कैसे आती है स्टडी करने के लिए और उसे ब्रेक थ्रू कैसे करने में मदद मिलती। मतलब लू फेंग को भी पाला भरा कौन पाला भरा? अपने युवान ही सबके करता धरता हैं, चाहे वो चींटी से लेके इंसान या फिर मॉन्स्टर क्यों ना हो, अपने युवान ही उसको पाला भरा है। और लू फेंग के पास भी सिमिलर आइडिया आती है कि लॉर्ड जिंगमैन अपने पाथ को अलाइन कर सकते हैं, स्पेस टाइम को रिवर्स करके उसको फिर से स्टडी कर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि लू फेंग ने ब्रेक थ्रू करने से पहले उसने ऑलरेडी नोटिस कर लिया था कि उसकी पावर लाइफ डेथ डाउ की जो है वो स्टार टावर के ब्लड स्केल्स के गाइडेंस से बनी है, जिसमें 70% लाइफ की तरफ है, 30% डिस्ट्रक्शन की तरफ है। और उस टाइम लू फेंग के पास कोई और चॉइस नहीं थी, इसलिए लू फेंग ने अपने आप को पूरी तरह से इसी फॉर्म में झोंक दिया था और उसने इसी को प्रेफर किया था। लेकिन जबकि वो इस लेवल तक आ चुका है तो वो कहता कि मैं फिर से एक नए ह्यूमन लाइफ डेथ डाउ को क्रिएट कर सकता हूँ, जो कि इस बार मैं डिस्ट्रक्शन पे सेंटर करूँगा
करूँगा। मतलब फिलहाल में सच में लू फेंग की जो पावर थी वो सर्वाइबिलिटी पे ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा डिस्ट्रक्शंस नहीं कर सकता था। कहने का साफ मतलब है कि लू फेंग को अपनी पावर्स को रिवर्स करना होगा। लू फेंग को अपने लॉर्ड जिंगमैन की तरह ही अपने डॉस को भी रिवर्स करके ब्रेक थ्रू करना होगा, फिर से अपने हिनवन डॉ को क्रिएट करना होगा, जिसमें कि उसे 70% डिस्ट्रक्शन और 30% लाइफ को रखना होगा, रिवर्स करना होगा। लू फेंग ने इसको पहले भी सोचा था, लेकिन लू फेंग इसको नहीं करता क्योंकि उसने कभी भी सेकंड पाथ को चूज करने का सोचा ही नहीं, क्योंकि वो अभी काफ़ी लोअर बीइंग था। लेकिन जबकि वो लॉर्ड बन चुका है तो वो इसको ट्राई कर सकता है, और अगर वो इसमें सक्सीड होगा तो उसे नया नाम दे सकता है। जिसके बाद वो वर्ड सॉवरिंग ब्लेड की तरफ देखने लगता है, जो कि नेम से लिखे हुए थे। और लू फेंग क्या था कि चलो कोई नहीं। और लू फेंग अभी के फिलहाल अपनी डिफिकल्टी के लिए काफ़ी ज़्यादा अवेयर था, क्योंकि उसे पता था कि इसके चांसेस जीरो हैं, इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाते हैं। मतलब लॉर्ड जिंगमैन किया है तो चांसेस तो जीरो हो नहीं सकते, लेकिन बाकी के लॉर्ड्स के लिए चांसेस जीरो थे, लेकिन अपने लू फेंग के लिए तो नहीं ना होंगे। लू फेंग जानता था कि इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाले हैं, बाकी के दूसरे लॉर्ड फेल हो चुके हैं, सिर्फ लॉर्ड जिंगमैन ही इटर्निटी के रहते हुए सेकेंड डॉ को ग्रैप्स कर चुके थे। आपने देखा कि कैसे उन्होंने 12 ट्रिलियन ईयर्स तक अपने 12 ट्रिलियन एपोस तक अपने आप को कल्टीवेट कराया था। उन्होंने सिर्फ 12 ट्रिलियन नहीं बल्कि अपने आप को आगे के फ्यूचर के और पास्ट के टाइमलाइन से भी कल्टीवेट किया था, तब जाके उन्होंने अपने आप के सेकेंड डॉस को क्रिएट किया था। उन्होंने काफ़ी टाइम बलिदान दिया था, वहीं पे लॉर्ड्स उन्होंने किया तो वो फेल हो चुके थे। और लू फेंग वो जानते थे, उसे ये भी पता था कि अभी वॉर की सिचुएशन से हिनवन एंचेस्टर रुकने वाले नहीं हैं। लू फेंग अपने फ्यूचर ओपोनेंट्स के बारे में अच्छे से पढ़ता है, उसे जानता था कि उसकी अभी लाइफ फॉर्म काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन फिलहाल में वो अपने कोर्स पे ही डिपेंड नहीं हो सकता, उसे डिस्ट्रक्शंस वाली पावर्स भी चाहिए होगी। उनमें ऐसे भी एंचेस्टर्स होंगे जिनकी सर्वाइवल एबिलिटीज अपने लॉर्ड से भी ऊपर जा चुकी होंगी। लॉर्ड जिंगमैन ने अपनी जब सेकेंड स्पेस टाइम को कॉम्प्रिहेंड किया था तो उन्होंने कई सारे इन्फिनाइट ह्यूमन स्पेस में अटैक करके उन सबको रोका था, और फिर बाद में वो उस वक्त कमजोर थे, लेकिन बाद में जब उन्होंने सेकेंड डॉस को बनाया तब जाके वो रैंक 1 पे आ चुके थे। उनकी कंबाइंड डिस्ट्रक्टिव पावर सारे डजन ह्यूमन एंचेस्टर्स को भी तबाह कर सकती है। अब लू फेंग सरप्राइज करता है कि क्या मैं एक साथ डजन ऑफ ह्यूमन एंचेस्टर की पावर को विदस्टैंड कर सकता हूँ या फिर नहीं, जिसके साथ लू फेंग सारे एलाइज और एनिमीज को फैमिलियाइज करता है। लू फेंग अपनी खुद की एक सिस्टमैटिक कॉम्बैट टेक्निक टॉ बनाना शुरू करता है। इसी के साथ हमारी ये एपिसोड खत्म होती हैं। आज के एपिसोड्स नहीं आए थे क्योंकि राइटर ने छुट्टी ले रखी थी, और फिलहाल में हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में लू फेंग को अपनी खुद की कॉम्बैट एबिलिटीज टॉ क्रिएट करते हुए देखेंगे। अगर कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है, लू फेंग बस यहाँ पे ट्राई करने वाला था। लू फेंग लाइफ एंड डिस्ट्रक्शंस पे ज़्यादा फोकस किया था, जिसपे लाइफ 70% थी, लेकिन अब लू फेंग उल्टा करना चाहता है लॉर्ड जिंगमैन के जैसे ही कि उसे ऐसी पावर्स चाहिए। अगर लू फेंग इसमें कामयाब होता है तो उसकी लाइफ और उसकी जो डिस्ट्रक्शन वाली पावर्स होगी वो कुछ ज़्यादा ही टेरिफाइंग हो जाएगी। मतलब लू फेंग जो बॉडी को कोई नहीं डिस्ट्रॉय कर सकता था, वैसे लू फेंग अपने एक अटैक से सबको मारने में कामयाब हो जाएगा। तो मिलते हैं कल वाली एपिसोड्स में, तब तक के लिए बाय।